ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अपने जो लास्ट जो था क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल का, आज उसी के अंदर ही है। पहले तो क्यूरी लॉ करते हैं। कल हमने बताया था क्यूरी टेम्परेचर एक, ठीक है, तो उसी पे क्यूरी लॉ है। और वो क्यूरी लॉ ओनली किसके लिए था? वो जो क्यूरी टेम्परेचर ओनली किसके लिए था? फेरोमैग्नेटिक के लिए, ठीक है ना। तो क्यूरी लॉ फॉर फेरोमैग्नेटिज्म, यही कह सकते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये ओनली उन्हीं के लिए है और किसी के लिए नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है क्यूरी लॉ फॉर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल? क्या फर्क पड़ता है उनके ऊपर? उन पे फर्क क्या पड़ा था कि टेम्परेचर के बढ़ने से उनकी ससेप्टिबिलिटी कम हुई थी, ठीक है ना। तो उसका आई और एच जो कर्व बना था, इंटेंसिटी और इसका मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी मींस मैग्नेटाइजिंग फील्ड, उसका जो कर्व बना था नॉन लीनियर कर्व बना था। तो उसी के ऊपर ये बेटा, ये इसमें क्या है, वो क्या कहता है बेटा कि ससेप्टिबिलिटी या इंटेंसिटी का कर लो से दो इसके डेफिनेशन है। पहले इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन is directly proportional to किसके बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। ओनली मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बोल सकते हो, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोल सकते हो, ठीक है। क्या मतलब इसका? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को बहुत बार बता चुका हूं। ये क्या होता है कि कोई मटेरियल कितना मैग्नेटाइज होगा, वो कहलाती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। वो कहता है किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की, वहां उसके सराउंड में कितना मैग्नेटिक फील्ड है। सबको पता है बात यह कि उसके सराउंड में जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा वो मैग्नेटाइज होगा। तो ये कहता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड inversely proportional to temperature। डायरेक्ट तो किसके है? मैग्नेटिक फील्ड के। इनवर्स किसके है? टेम्परेचर के। यानी कि दैट इज, अगर मैथमेटिकल करें तो क्या होगा? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो किसके आ गया? मैग्नेटिक फील्ड के। एंड I इज इनवर्स किसके हो गया? टेम्परेचर के। मैंने बताया नहीं, I ना I का दूसरा नाम M लिखा मिलेगा आपको एनसीईआरटी की नोटबुक, एनसीईआरटी की जो बुक है ना, एनसीईआरटी की बुक में I की जगह M लिखा मिलेगा। M का मतलब मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो M की जगह हम I लिख सकते हो, M भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, I या फिर M, कैपिटल M। तो मैंने M यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि जो कैपिटल M है वो कई बार आ लिया है, M मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होता है, ठीक है। तो ये इससे मिलता जुलता नाम है, इसलिए इसको मैंने I लिखा था। तो याद रखना बात ये। तो I is directly to B, I is inverse to temperature। दोनों को कंबाइन करो, दोनों को कंबाइन करोगे तो प्रोपोर्शनल टू B डिवाइड बाई T, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3। इसको हटाने के लिए क्या लगाते हो? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। हटाओ तो ये आ जाएगा C, दिस इज B एंड T। C इज क्यूरी कांस्टेंट, C इज क्यूरी कांस्टेंट। एक क्यूरी कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा जी, ये एक तो फॉर्मूला हो गया ये बड़ा। दूसरा इसको क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? बट जो मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे, जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वहां पे, वो किस पे डिपेंड करेगा कि वहां सोर्स कैसा है, मींस कितना फोर्स वहां पे अप्लाई किया जा रहा है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या है वहां पे, मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या है वहां पे। तो जो बी जो है ना, बी वो डिपेंड करेगा एच पे। आपको याद होगा नाम एच क्या था? एच इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड और द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। कितना फोर्स वहां पे अप्लाई कर रहे हो उसी पे डिपेंड बी करता है। तो भाई इसके बी के जगह प्रोपोर्शनल टू मैं एच कर सकता हूं, यानी यहाँ पे एच लिख सकता हूं। सो
I इज इक्वल टू सी एच डिवाइड बाई टी। मैं h को लिया हूं इसके नीचे I के, तो I बाई एच हो गया, इज इक्वल टू आ गया C बाई टी। और आपको पता हो I बाई एच इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड द मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो ससेप्टिबिलिटी होता है। बट I बाई एच इज इक्वल टू chi m, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, दिस इज chi m। तो chi m जो आएगा, सो chi m इज इक्वल टू C बाई टी, और chi m इज इनवर्स टू T। ये तो था, याद होता आपको कि किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्स है, यही प्रूफ करना था, ये बताया था क्यूरीला ने। तो लास्ट हम इसमें लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्स है। जितना टेम्परेचर आप बढ़ाते चले जाओगे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इरेज होती चली जाएगी। तो हमने एक नाम बताया था जिसका नाम था क्यूरी टेम्परेचर। तो उस क्यूरी टेम्परेचर पे आने के बाद में वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल प्रॉपर्टी कम होते पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी के इक्वल आ जाती है। ठीक है, तो आप पर्टिकुलर यहाँ पे कह सकते हो। अगर आपको नोट करना है तो इसको आप जल्दी से नोट कर सकते हैं। 1 मिनट आपको टाइम दे रहा हूं, नोट कर लो उसको जाए। तो उसमें एक स्टेटमेंट डाल देना बेटा, लिख लो ससेप्टिबिलिटी of the ferromagnetic substance decrease with increase in temperature, ठीक है। और लास्ट में बात लिख देना at a particular temperature ferromagnetic material is converted into paramagnetic material, that temperature is called Curie temperature. That temperature is called Curie temperature, जिसको हमने TC लिखा था। ठीक है, तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इरेज होती चली जाती है इनकी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। तो अब इसको नोट करें अच्छे से एक बार जल्दी से। ठीक है, चलो उसके बाद चलते हैं हम इनके जो फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल है इनके यूजेस पढ़ते हैं। और यूजेस जो पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे एक हिस्टेरेसिस कर्व है, उस हिस्टेरेसिस कर्व के अकॉर्डिंग वही सब कुछ यहाँ पे हमें डिफाइन करता है, बताता है कि किस मटेरियल का कहाँ यूज होगा। तो इस हिस्टेरेसिस कर्व को थोड़ा सा अच्छे से समझना। इसमें 2 डेफिनेशन है, उन 2 डेफिनेशन को खासकर अच्छे से समझना एक बार। ठीक है, तो देखो भाई, हिस्टेरेसिस कर्व या लूप कह सकते हो या कर्व कह सकते हो। और लूप इनके बीच में होता है, ये I और H के बीच में कह सकते हो या B और H के बीच में कह सकते हो। मीन्स कितना वहां पे फील्ड अप्लाई करोगे उसके बाद में कितना वो मैग्नेटाइज होता है, वो हिस्टेरेसिस कर्व होता है। मीन्स
ग्राफ बिटवीन ये कह सकते हो आप, ग्राफ बिटवीन बी और एच, या फिर कह सकते हैं और आई और एच, आई एंड एच बोलोगे ना, बी एंड एच और आई एंड एच। तो बी या आई आप डाल सकते हो, उसके साथ में एच के साथ ग्राफ होता है। और इसमें आप ये भी कह सकते हैं, आपको डेफिनेशन पूछ रहे व्हाट इज द हिस्टैरिसीस कर्व को डिफाइन करो उसको, तो ये होता है लैगिंग ऑफ बी बिहाइंड एच। मतलब क्या होता है, बी का मतलब कितना वो मैग्नेटाइज होता है, वो कितना मैग्नेटाइज करने से उनके बीच में जो लगातार चेंज होता रहता है, कभी बी आगे होगा, आगे मीन्स कभी मैग्नेटाइज ज्यादा हो गया, हो सकता है आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड कम अप्लाइड किया हो सकता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड ज्यादा अप्लाई किया हो, और वो मैग्नेटाइज कब हुआ हो, तो उसके बीच में आपस में लगातार चेंज होता रहता है। तो इसे बोलते हैं लैगिंग ऑफ बी बिहाइंड एच, आगे और पीछे रहना उसके, ठीक है, इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस, उसको हिस्टैरिसीस बोलते हैं। लैगिंग ऑफ बी या फिर आई बिहाइंड एच इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस। तो एक बार इस हिस्टैरिसीस कर्व बनाने से पहले आपको छोटा सा मैं फिनोमेना बताता हूं कि हम कर क्या रहे हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो देखो बेटा, आपने सभी ने सोलेनोइड पढ़ा होगा अच्छे से, ये एक सोलेनोइड है, सोलेनोइड के अंदर हम करंट फ्लो करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड करंट कैरिंग सोलेनोइड। और जब करंट कैरिंग सोलेनोइड है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ना, अगर ये लाइनें ऐसे आई होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर आ जाएगी, मतलब करंट अगर ऐसे हुआ तो, और करंट अगर ऐसे हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर हो जाएगी। मींस करंट कैरिंग सोलेनोइड के अराउंड इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और ये आपको पता है इनसाइड जो सोलेनोइड का होता है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है और एक यूनिफॉर्म होगी। याद होगी मेरे ख्याल से आपको कि बिल्कुल इनसाइड अंदर, यहाँ अगर हम निकालते हैं पॉइंट पी, याद होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड हमने निकाला था, तो उस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म था एंड स्ट्रॉन्ग था। और कितना था मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड, दिस इज बी, वो था बेटा म्यू नॉट एन आई। अगर वहां कोई मटेरियल नहीं होता तो म्यू नॉट एन आई था वहां पे, ठीक है। और अगर वहां मटेरियल हुआ, इसके अंदर अगर हम कोर डाल दी, अगर एक यहाँ पे कोर डाल दी, दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, इसके अंदर हमने कोर डाल दी, ये कोर है सॉफ्ट आयरन कोर। तो इस सॉफ्ट आयरन कोर डालने से इसके अंदर मीडियम आ गया, और मीडियम आ गया तो ये जो फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नोट की बजाय ये क्या बन जाएगा, म्यू नोट म्यू आर एन आई। और ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एन इंटू आई, एन इंटू आई एच होता है। अगर सभी लेक्चर को अच्छे से आपने सुना हो तो एन इंटू आई को मैंने आपको छोटा सा न्यूमेरिकल बताया था, न्यूमेरिकल करना उसका, तो उस न्यूमेरिकल में एन इंटू आई, एन मीन नंबर ऑफ टर्न्स एंड आई इज करंट, दिस इज करंट नॉट इंटेंसिटी, दिस इज करंट। तो एन आई क्या होता है, एच होता है। तो बी जो बन जाएगा, अगर यहां से देखें तो म्यू नोट एन बन जाएगा, और अगर नीचे देखें तो म्यू नोट म्यू आर इंटू एच। और म्यू नोट म्यू आर को हम म्यू ही बोल सकते हैं अकेला। और यही तो फिनोमिना हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, इसमें तो पढ़ रहे हैं सारा का सारा ये, कि जो म्यू है परमेबिलिटी, वो परमेबिलिटी क्या होती है, बी और एच का रेशियो, दिस इज परमेबिलिटी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम प्रोसेस में, कि हमें एक सोलेनोइड लेंगे, उसमें करंट ले लिया, उसमें हमने एक मटेरियल रख दिया, हमने एक आयरन का पीस रख दिया, हो सकता है स्टील का पीस रख दिया, और यहाँ पे रखना ओनली कौन सा है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। आपको बता दूं एक बात, हिस्टैरिसीस कर्व जो होता है, हिस्टैरिसीस लूप जो होता है, ओनली फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जो कंप्लीट बता रहा हूं आपको मैं, ये सारा का सारा फेरोमैग्नेटिक का है, या डाया और पैरा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो इस हिस्टैरिसीस लूप के अंदर हम क्या करेंगे, हमने पहले एक प्रोसेस बनाया पहले कि भाई हिस्टैरिसीस लूप बना किससे, क्या प्रोसेस किया कि वो लूप बढ़ेगा, वो ग्राफ बढ़ेगा। तो ग्राफ इस प्रोसेस से बना रहा हूं मैं
कि एक सोलेनोइड लिया, सोलेनोइड के अंदर हमने एक फेरोमैग्नेटिक की एक मटेरियल रख दिया, ये मटेरियल रख दिया। अब मटेरियल रखने के बाद में यहाँ पे जब करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा बेटा, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो ये जो अंदर का मटेरियल है, मटेरियल वो मटेरियल भी मैग्नेटाइज होता चला जाएगा। क्या चला जाएगा, मैग्नेटाइज होता चला जाएगा, मतलब उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती चली जाएंगी। तो उसके अंदर क्या क्या चेंज आते हैं, कब उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम आई, कब ज्यादा हुई, कब खत्म होगी। आप लगातार क्या अप्लाई कर रहे हो वहां पे, या लगातार हम, दिस इज करंट, पहले करंट इस तरह से है, फिर करंट को हम चेंज भी करेंगे बाद में, चेंज मींस करंट की डायरेक्शन को भी चेंज करेंगे हम। तो यहाँ पे हम करंट अप्लाई करके एन और आई नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाया और गुणा में करंट किया, तो क्या अप्लाई हो गया, एच अप्लाई हो गया। बात समझ में है ना भैया, अगर हम करंट अप्लाई कर रहे हैं, किस में अप्लाई कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स में अप्लाई कर रहे हैं, तो एन आई का मतलब क्या बनेगा, टोटल करंट। तो टोटल करंट कितना अप्लाई किया, और टोटल करंट जो बन रहा है वो किसके इक्वल है, एच। तो जो हम यहाँ अप्लाई किया जा रहा है वो एच अप्लाई किया जा रहा है। तो एच में हमने क्या नाम दिया यहाँ पे, एच इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, कि वहां कितना मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम चला रहे हैं, दे रहे हैं, वहां पे कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसके कारण उस मटेरियल के अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ है, उसमें कितनी इंटेंसिटी आई है, वो हम नोट करते चले जाएंगे। तो ग्राफ कैसा बनता है वो देखिए एक बार, ये मैं डाल रहा हूं बेटा, देखो मैंने आपका एक ग्राफ यहां तक तो बनाया था, आपको याद होगा, इधर होगा B या फिर I और इधर H, ठीक है, इधर H होगा। हमने ग्राफ ये बनाया था उसका, एट प्रेजेंट ओनली फेरोमैग्नेटिक का, इस तरह से, इसे मान देता हूं मैं, ये ग्राफ बना था, ये ग्राफ मैंने बनाया था। अगर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हुआ, उसमें I और H का कर्व ऐसे बनाया था, ये इसका ओरिजिन है। मीन्स शुरुआत में ना तो वहां पे कोई मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई किया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई किया, और ना ही उस मटेरियल के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी इंटेंसिटी भी जीरो है, ठीक है। तो आप लगातार क्या बढ़ाते जा रहे हैं, एच बढ़ाते जा रहे हैं, मीन्स हम क्या बढ़ाते जा रहे हैं, करंट बढ़ाते जा रहे हैं, करंट की स्ट्रेंथ बढ़ाते जा रहे हैं, करंट लगातार बढ़ता जाएगा, मीन्स क्या बढ़ता जा रहा है, एच बढ़ता जा रहा है, और उसका मतलब क्या, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ता जा रहा है। तो फील्ड अगर बढ़ाते जाओगे तो उसके अंदर मटेरियल के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, और एक ऐसी स्टेज आएगी जब यहाँ पे एच लगातार बढ़ेगा, उसके बाद में यहाँ पे बी में कोई चेंज नहीं है, देख लो यहाँ पे क्या हो गया, सैचुरेट, ये क्या है, सैचुरेशन पोजीशन है लास्ट, दिस इज सैचुरेशन पोजीशन, ये सैचुरेशन है, मींस अब ये सैचुरेट हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बस एच बढ़ता चला जाएगा, इसके अंदर बी चेंज नहीं आएगा। तो अब बताओ एच को ज्यादा बढ़ाने से क्या फायदा होगा, कुछ फायदा नहीं है, बस ओनली आपकी जो एनर्जी है, आप करंट लगातार बढ़ा रहे हो तो आपकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो वेस्ट होगी, मैग्नेटिक एनर्जी वो वेस्ट होगी, वो मटेरियल इससे ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है वो, तो वो सैचुरेट हो चुका है बस अब यहां तक बस, ठीक है। तो हमने पहली स्टेज ये ली बेटा। उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद हमने उसको वापस कम करना स्टार्ट कर दिया, कम करने का मतलब हमने वापस करंट को कम किया, बढ़ाया नहीं, अब करंट को कम कर दिया हमने। अब जब करंट को कम करते हैं ना, तो कम करते चले जाएंगे, तो ये नहीं है कि वापस वो इसी स्टेज पे दोबारा से ऐसे करो दोबारा बढ़ा देगा, नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल आपको दूं मैं, जैसे एक तो क्या है, क्वार्ट्ज होती है, क्वार्ट्ज स्प्रिंग होती है, क्वार्ट्ज स्प्रिंग के अंदर क्या होता है कि आप उसको कितना भी रोटेट करो, कितना ट्विस्ट करो, फिर उसको छोड़ दो तो वापस उसी पोजीशन को गेन कर लेती हो। लेकिन अगर इसकी जगह कोई और अगर मटेरियल हम यूज करते हैं, किसी और स्टील की रोड या स्टील की स्प्रिंग बना लें, या किसी और मटेरियल की स्प्रिंग बना दें, छोड़ के क्वार्ट्ज को और ब्रोंज को, तो क्या होगा बेटा, बार बार ट्विस्ट करने से वो उसकी उसी पोजीशन पे वापस नहीं आएगी, वो अपनी नई पोजीशन को गेन कर लेगी। तो सेम बात यहाँ भी है, हम उसको क्या करें, मैग्नेटाइज कर रहे हैं, इसको मैग्नेटाइज कर रहे हैं, तो मैग्नेटाइज करने के बाद एच बहुत ज्यादा बढ़ा चुके, बढ़ाने के बाद में उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इतना आ चुका है, अगर देखें तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है, ये आएगी मैक्सिमम वैल्यू इसकी, यहाँ तक डालो तो इसमें, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, उसके बाद में बी नहीं बढ़ा, तो क्या क्या हमने
अब भी बढ़ा तो चेंज हमें करना ही है। अब क्या क्या हमने आई को कम करना स्टार्ट कर दिया। आई को कम करने का मतलब एच को कम करना स्टार्ट कर दिया, एच को कम करना स्टार्ट किया, कम करना स्टार्ट किया तो ये इसी पाथ से वापस नहीं आया। इसने पाथ कौन सा गेन किया, इसने पाथ ऐसा गेन किया, ऐसा, ठीक है, वो इस तरह से आया। तो क्या हुआ देखो, जब वापस वो हमने एच को कम करते गए, करंट को कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए, जब यहां पहुंच गया, यहां आ गया, इतना कम करके, इतना कम करने का मतलब क्या हुआ कि कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, एच की वैल्यू एक्स में है तो वाई एक्सिस में एच की वैल्यू कितनी होगी, 0, कितनी होगी, 0। तो हमने आई को कम करते गए, कम करते गए, ऐसा टाइम आया जब करंट यहां हमने बंद कर दिया, हमने करंट सप्लाई बंद कर दी। जब करंट की सप्लाई बंद हो गई तो एच तो 0 हो गया, लेकिन एच 0 होने के बाद भी देखो इस मटेरियल के अंदर बी बचा हुआ है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी बची हुई है। मींस आपने करंट हटा दिया फिर भी उस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बची हुई है। इसका मतलब कि वो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई, वो कंप्लीटली इरेज नहीं हुई आपके करंट के बंद करने के बाद भी। समझ गए, पहले बिल्कुल नहीं थी लेकिन आपने उसको मैग्नेट बनाया, मींस वो एट प्रेजेंट मैग्नेट है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इरेज नहीं होगी आपके मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी। तो ये जो पॉइंट आ गया, इस पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं, O पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया। तो ये जो OB जो कर्व है ना, O से B तक ये जो लाइन है, ये लाइन, इस OB लाइन को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। OB जो है ना, इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी 3 नाम है इसके, चाहे इसको रिटेंटिविटी बोल दें, चाहे इसको रिमिनेंस बोल दें, चाहे इसको रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बोल दें, आप उसको कोई बोल सकते हैं इस लाइन को। तो ये क्या हुआ, हम डिफाइन कर सकते हैं, देखो ध्यान से, क्या है रिटेंटिविटी, क्या है रिमिनेंस, क्या है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, कि हमने H को हटाने के बाद भी, हमारे H को हटाने के बाद भी किसी मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड रिमेन है, वो उसकी क्या कहलाती है, रिटेंटिविटी कहलाती है। समझिए बात, तो क्या है, इट इज द मेजर ऑफ, ग्राफ बाद में पूरा करेंगे, पहले हम इसको पूरा कर लेते हैं। इट इज द मेजर ऑफ किसको बेटा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हो इसमें आप, मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज क्या बेटा, रिमेनिंग आफ्टर रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ क्या, H मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड एट एक ही बात है, मींस H। तो इट इज द मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B विच इज रिमेनिंग आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, कि ये B को मेजर करेगा कि उस मटेरियल में कितना B बच गया, क्या रिमेनिंग बच गया आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H के हटने के बाद भी इसके अंदर कितना B बच गया, वो उसकी कहलाती है रिटेंटिविटी रिमेनेंस। आगे जो टोटली जो टॉपिक है आगे छोटे मोटे जिन पे क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं के ऊपर है, एक रिटेंटिविटी नाम आएगा, एक कोरेसिविटी नाम आएगा, ठीक है। तो यहां तक हमें क्या पता चला, रिटेंटिविटी क्या करने के बाद में फिलहाल करंट बढ़ाया, फिर करंट कम किया और कम से कम कितना कर दिया, हमने 0 कर दिया। अब क्या कर सकते हैं अब हम ये कर सकते हैं, इस करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। आपको पेपर में नहीं आएगा व्हाट इज द हिस्टैरिसीस कर्व, नो, आपके पेपर में ओनली क्वेश्चन बनेंगे हिस्टैरिसीस के ऊपर, जैसे आपको मैं बता रहा हूं सब बातें इसमें, कि मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन का मतलब हम करंट अप्लाई करके किसी मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी उसके अंदर ला रहे हैं, उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। एंड डीमैग्नेटाइजेशन मींस उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इरेज किया जा रहा है, उल्टा किया जा रहा है, ठीक है, वो डीमैग्नेटाइजेशन होता है। तो हमने क्या कर दिया, मैग्नेटाइज कर दिया।
कोशिश कर रहे हैं डीमैग्नेटाइज करने की। डीमैग्नेटाइज करने की कोशिश में पहली कोशिश क्या है, करंट को कम किया, कम करने के बाद मतलब क्या कर दिया, जीरो कर दिया। लेकिन अब भी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इरेज नहीं हुई, कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज प्रोसेस नहीं हुआ। तो अब क्या करें, अब हम ये करेंगे, इस करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे, उल्टा। अब जब रिवर्स करोगे करंट की डायरेक्शन को, तो रिवर्स करेंगे तो इसका ग्राफ, एक सेकेंड रुकना बेटा। तो बेटा मैं क्या बता रहा था आपको कि ये तो हो गया कि भाई इसके अंदर एच को कंप्लीट हमने क्या कर दिया, करंट को जीरो कर दिया, तो भी ये कंप्लीट इसकी डीमैग्नेटाइज प्रोसेस नहीं हुआ, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अब भी है इस मटेरियल के अंदर। तो और क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि इस करंट की डायरेक्शन को उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे हम। मैं जैसे अगर ये करंट इस तरह जा रहा था, अब करंट को उल्टा करेंगे, यहां से करंट ऐसे वापस आएगा, तो उसमें ग्राफ कैसा बनता जाएगा, और इसका ये ग्राफ बनता जाएगा इस तरह से। थोड़ा सा कम करो करें, ये ग्राफ इस तरह बनेगा, एक पेड़ के पत्ते की तरह बनता जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये ग्राफ इधर आया, फिर ये आएगा, फिर इस तरह से ये चला जाएगा वापस। तो उसमें नाम डाल देता हूं मैं, ये ए बी, ये पॉइंट हो गया सी, ये पॉइंट आ जाएगा डी, ये पॉइंट हो जाएगा ई। तो देखो आगे करंट को रिवर्स किया, करंट को रिवर्स करता गया, कम करता गया, उल्टा। देखो नेगेटिव है नहीं, इधर नेगेटिव है, H का नेगेटिव इधर है, तो H का नेगेटिव का मतलब करंट नेगेटिव थोड़ा ना होता है, करंट को रिवर्स करते हैं, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। तो करंट की डायरेक्शन को चेंज किया तो H उल्टा हो गया, मींस अब ऐसा पॉइंट ये करो, ऐसा आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, C पे पहुंच गया। तो जब C पे पहुंचा तो C पे देखो क्या है, C x एक्सिस के अलोंग है, तो C पे B की वैल्यू कितनी है, 0। कितना है, 0। तो C पॉइंट ऐसा है जहां पे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कंप्लीट इरेज हो गई है, और यहाँ H की कितनी वैल्यू है, तो ये होगी OC। H की वैल्यू क्या होगी, OC। तो यहाँ OC किसको मेजर करेगा, H को मेजर करेगा। जिस तरह से OB ने किसको मेजर किया था, OB था B की वैल्यू, OB था किसकी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी, और OC किसकी आएगी, किसको मेजर करेगा, H को मेजर करेगा। तो OC क्या है, अब खुद डिफाइन कर सकते हैं मेरे ख्याल से। OC क्या है कि भाई कितना मैग्नेटाइजिंग फोर्स एंड कितना मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाइड करने से उस मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इरेज होगी, खत्म होगी। आपने उल्टा करंट फ्लो किया, उल्टा करंट फ्लो करने से वहां मैग्नेटाइजिंग फील्ड इतनी प्रोड्यूस कर दी कि वहां मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उस मटेरियल के कंप्लीट इरेज होगी। तो वो जो हमारे पास लाइन है वो H कितनी है, वो OC है। तो दिस OC इज कॉल्ड कोरेसिविटी। OC क्या है यहाँ पे, कोरेसिविटी। तो एक बार इसका था तो स्क्रीनशॉट ले लें, मैं फिर आगे चलता हूं। ये रिटेंटिविटी कोरेसिविटी को नोट कर ले, इसे मैं आगे आपको लिखाऊंगा, इसी का OC, ठीक है। देखो बस आगे, तो OC क्या है यहाँ पे, देखो OC, अगर आपको ये दो लेटर्स में आगे, दो वर्ड्स में आगे, रिटेंटिविटी और कोरेसिविटी, तो इसके आगे क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो OC जो है वो कहलाती है कोरेसिविटी। तो ये कोरेसिविटी क्या है बेटा, इट इज द मेजर ऑफ किसको, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को, H को, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड टू, विच इज रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द रेजिड्यूअल मैग्नेटिज्म। रेजिड्यूअल मैग्नेटिज्म क्या था, रिटेंटिविटी, यही कह सकते हो। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनसाइड द मटेरियल,
कि कितना ये मेजर करेगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड को कि कितना चाहिए खत्म करने के लिए रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का मतलब क्या समझाया था कि H वहां पे नहीं था, फिर भी उसके अंदर B बचा हुआ था, तो उस बचे हुए B को मैग्नेटिक फील्ड को, जो उसके अंदर बचा हुआ था मैग्नेटिक फील्ड, उसको बचे हुए को हटाने के लिए कितना हम वहां पे क्या करेंगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्रोड्यूस करें, करंट को कितना रिवर्स करें, तो वहां पे वो उसकी क्या कहलाती है, कोरेसिविटी कहलाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी मेटेरियल की कोरेसिविटी जितनी ज्यादा है, समझना बात है यहाँ पे, कि किसी मेटेरियल की किसी कोरेसिविटी जितनी ज्यादा हो, इन ओसी जितना ज्यादा होगा, उस मेटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हटाने के लिए उतना ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाना पड़ेगा। वही बात क्लियर, कि जितना ज्यादा ये होगा, जितना ज्यादा कोरेसिविटी होगा किसी भी मटेरियल का, उसके हम क्या करेंगे, ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा H उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हटाने के लिए। ठीक है, तो अगर हमें आपसे पूछा जाए, अगर हमें दो तरह के, हम यहाँ पे दो तरह के हम इसके यूज पढ़ेंगे, एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट और एज एन परमानेंट मैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या यूज होगा और परमानेंट मैग्नेट में क्या यूज होगा, किन मटेरियल को यूज करेंगे, हम ऐसी हिस्टेरिसिस करो के बिहाफ पे उन दो मटेरियल को डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन बनेंगे और परमानेंट मैग्नेट कौन बनेंगे। ठीक है, तो आप इसके बारे नोट कर लें, इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लें, फिर चलते हैं आगे इसमें हम इनके यूजेस क्या है। ठीक है, और दूसरा इसका एरिया, अगर बात करते हैं जितना बड़ा ये एरिया बनेगा, इसका ये एरिया है, हिस्टेरिसिस लूप का जो एरिया है, एरिया ऑफ BH लूप, ये बातें भी नोट कर लेंगे भी, एरिया ऑफ BH लूप इज प्रोपोर्शनल टू हीट लॉस कह सकते हैं हम। ठीक है, या एनर्जी लॉस कह सकते हैं, एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट is proportional to energy loss in form of heat। क्यों बेटा, क्योंकि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो होता है तो जो ने क्या कहा था, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेंगे सर्किट के अंदर, वहां पे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, उसके अंदर एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये तो काम कर रहे हैं, हम करंट को बढ़ाते गए तो करंट बढ़ेगा तो हीट प्रोड्यूस होगी। उसके बाद हमने करंट को कम किया, कम करने के बाद में जीरो किया, उसके बाद नेगेटिव किया, मींस उसको उल्टा किया, लेकिन फिर भी करंट लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, तो करंट बढ़ाना घटाना ये सब प्रोसेस क्या हुआ, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। तो जो हिस्टेरिसिस लूप है, ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ द मैग्नेटाइजेशन एंड द डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। आप लास्ट में लाइन लिख सकते हैं कि हिस्टेरिसिस इज द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड द डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, ये है कंप्लीट हिस्टेरिसिस। और अब करते हैं हम हिस्टेरिसिस लूप का कहां यूज होता है, ये जो थ्योरी पढ़ते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, कहां इसकी यूज होगी। ठीक है, चलो तो यूजेस ऑफ, लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, यूजेस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। यूजेस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के क्या यूज है, तो फर्स्ट इसका जो यूज है as an electromagnet, और सेकंड यूज है एज एन परमानेंट मैग्नेट। तो सबसे पहले व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, ये सोलेनोइड जो बनाया था वो इलेक्ट्रोमैग्नेट तो थी, कि हमने क्या किया, एक सोलेनोइड लिया, उसमें करंट फ्लो कर दिया, उसके अंदर आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस करना चाहते हो तो उसके अंदर एक कोर रख दी, आयरन कोर, तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब जब तक इस सर्किट में करंट रहे तो ये मैग्नेट बनी रहे, सर्किट में करंट नहीं हो तो ये मैग्नेट खत्म हो जाए, इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इरेज हो जाए। ऐसे मेटेरियल हमें यूज करने हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट में, वो मेटेरियल यूज करने हैं, यानी वो कोर यूज करनी है जिसमें करंट रहे तब तक ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बचे, करंट नहीं रहे तो इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कंप्लीट इरेज हो जाए, बिल्कुल भी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ना बचे। ऐसे कौन से प्रॉपर्टी, ऐसे कौन से मेटेरियल हैं जिनका हम यूज करते हैं और कहां यूज करते हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आर द टेम्परेरी मैग्नेट, हम ये कह सकते हैं दे आर टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी स्पेलिंग देख ली एक बार। ठीक है, कैसे बना सकते हो? ये कह सकते हैं एक करंट कैरिंग सोलेनोइड, एक करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव करता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूज कहां कर सकते हैं हम? इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल में। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक बेल होती है, टेलीफोन होते हैं, इन सभी के, और जो क्रेन है, क्रेन, अगर हमने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लिया तो जो इलेक्ट्रिक क्रेन जो होती है, जो हैवी लोड को उठाने काम आती है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के बिहाफ पे भी काम करती है। ठीक है, जो हम यूसेफ जो परमानेंट मैग्नेट होती है उसका हम इतना यूज नहीं कर सकते, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है जितनी की इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। तो हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर बनानी हो, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट आपसे पेपर में जो पूछेंगे वो ये पूछेंगे, ध्यान से देखें। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट वी रिक्वायर, क्या बेटा, क्या क्या चाहिए उसके अंदर, यानी क्या क्या सुटेबल हो? सबसे पहले तो उसके अंदर हाई रिटेंटिविटी, हाई रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी क्या करती है? उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है, जितना ज्यादा उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगा। लो कोरेसिविटी, मैंने बताया कोरेसिविटी जिसकी ज्यादा होती है वो परमानेंट बनता है, परमानेंट। हमें कौन सा बनाना है? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, तो उसकी कोरेसिविटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ज्यादा से ज्यादा जाने चाहिए। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है उसका, तो ज्यादा लाइन कितनी जाएंगी, कैसे जाएंगी? अगर उसकी परमेबिलिटी ज्यादा होगी, हाई परमेबिलिटी, हाई परमेबिलिटी एंड अदर, बस बोथ। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हमें क्या क्या प्रॉपर्टी चाहिए? हाई रिटेंटिविटी चाहिए, लो कोरेसिविटी चाहिए, हाई परमेबिलिटी चाहिए। आपको ये तीन फैक्टर चाहिए। आपको पेपर में ये पूछा जाएगा कि उन मटेरियल की क्या, उनके अंदर क्या प्रॉपर्टी हो, उनकी प्रॉपर्टी रिटेंटिविटी ज्यादा हो, परमेबिलिटी ज्यादा हो, कोरेसिविटी कम हो। तो ऐसे मटेरियल कौन से हैं? सबसे बेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट का सॉफ्ट आयरन होता है। सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, और आपसे कोई पूछे बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनेंगे, तो आपके सामने लिख रखा है, देखो एक करंट कैरिंग सोलेनोइड, एक सोलेनोइड हो और उसके अंदर एक कोर रख दें तो क्या बन जाती है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। ठीक है, कोई पूछ रहे बताओ भी हाउ कैन वी प्रिपेयर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो आप क्या कहोगे? एक कोर इज प्लेस्ड, सॉफ्ट आयरन कोर, a soft iron core is placed inside the current carrying solenoid, तो क्या बन जाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। अगर ये बातें याद रहे दिमाग में तो अच्छी बात है, नहीं तो कौन से जरूर बातें लिख लें। पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे हिस्टेरिसिस नहीं पूछेंगे, आपसे इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। या तो आपको मैंने कल करवाई थी प्रॉपर्टीज सारी, वो उनकी जो डिफरेंस है सभी डाया, पैरा और फेरो पूरे किए, देखो ध्यान से एक बार। तो ये तो कौन सा हो गया? एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप इसको नोट करें बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट करने में टाइम लगेगा। ठीक है, चलो उसके बाद आता है इसके दूसरा यूज एज एन परमानेंट मैग्नेट।
एज ए परमानेंट मैग्नेट। एज ए परमानेंट मैग्नेट। कई बच्चे इसको वही ले जाते हैं, परमानेंट है, नॉट ए पैरामैग्नेट। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है, दिस इज परमानेंट मींस हमेशा। हमेशा का मतलब क्या है कि अगर कोई भी मामूली सा अगर क्या डैमेज हो जाए, कुछ भी चीजें थोड़ा बहुत मैग्नेट टूट जाए या थोड़ा बहुत टेम्परेचर चेंज हो जाए, तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म ना हो, वो परमानेंट मैग्नेट होता है। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट के लिए हम क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे, क्या प्रॉपर्टी उसके अंदर होनी चाहिए। तो परमानेंट मैग्नेट, द मैग्नेट, देख ध्यान से ये इसमें लगता है ना, द मटेरियल शुड हैव, आपसे बस सीधी प्रॉपर्टी पूछेगा कि उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मटेरियल्स शुड हैव लो रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी कम हो, परमानेंट है तो कोरेसिविटी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उसके हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जल्दी से इरेज नहीं होने देना है। मैंने बताया ना कि थोड़े से करने से उसका जब अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इरेज होगी तो टेम्परेरी हो गया, हमें तो परमानेंट बनाना है। तो लो रिटेंटिविटी, हाई कोरेसिविटी और स्ट्रॉन्ग तो रखना है, हाई कोरेसिविटी एंड क्या बेटा, हाई परमेबिलिटी। हाई परमेबिलिटी ये होती है बेटा इसके अंदर। और अगर आप बाई चांस आप इसको हाई रिटेंटिविटी भी कर देते हो तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि रिटेंटिविटी उसको क्या बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो आप इसको हाई रिटेंटिविटी भी लिख दोगे तो भी गलत नहीं है, लो भी कर सकते हो, हाई भी कर सकते हो। अब मैंने लो किसका कंपेयर में लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हम परमानेंट मैग्नेट में जो यूज करेंगे वो यूज करते हैं स्टील, ठीक है, और जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में यूज करते हैं वो करते हैं आयरन। आयरन की रिटेंटिविटी ज्यादा होती है कंपेयर टू स्टील, कंपेयर टू स्टील। यानी अगर दो बेस्ट की आपस में कंपैरिजन करें, बेस्ट की आयरन और स्टील की, तो उसमें आयरन की ज्यादा है। लेकिन अगर आयरन को छोड़ दें तो सबसे ज्यादा है फिर किसकी, स्टील की। इसलिए आप इसके कंपेयर में इसको लो कह सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप इसको हाई भी बोल सकते हो। आप एक काम करो, हाई लिख दो, हाई रिटेंटिविटी डाल दो, आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। सब में हाई लिख देना आप ये, ठीक है ना। मैं वो भी लिख दूंगा यहाँ पे कि कंपैरिजन अगर आ जाता है स्टील का और आयरन का तो फिर क्या होगा। तो एट प्रेजेंट आप ये तो लिख दो, हाई रिटेंटिविटी, हाई कोरेसिविटी एंड हाई परमेबिलिटी, ठीक है। तो ऐसे ये प्रॉपर्टी किस में मिल सकती है, वो स्टील में मिल सकती है, अल्निको में मिल सकती है, कोबाल्ट में मिल सकती है। सो स्टील, अल्निको, कोबाल्ट and etc. materials are used. Materials are used for किसके लिए बेटा, परमानेंट मैग्नेट के लिए। ये है बेटा, दो तरह के मैंने आपको बताया, दोनों को अच्छे दिमाग में बैठा लें। मेन बात है, इसको ध्यान रखें, इसको ध्यान रखें। अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट में हाई कोरेसिविटी कर दी ना, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि कोरेसिविटी का मेन काम है उसको परमानेंट बनाना, ज्यादा देर तक उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखना। और ज्यादा देर तक आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट में रख ली, करंट है नहीं, हमने घंटी बजा रहे, स्विच दबा दिया, स्विच दबा तो बेल बजे, और स्विच हमने छोड़ दिया तो बेल बंद हो जाए। और अगर ऐसा हुआ, स्विच दबा दे तो भी बेल बजी, स्विच हमने बंद कर दिया तो भी बेल बज रही है, तो फिर क्या फायदा हुआ। टेलीफोन के अंदर करंट आ रहा है, रिंग आ रही है, फोन आ रहा है तो बेल बजेगी, और अगर वहां पे फोन कट गया तो बेल बजनी बंद। लेकिन अगर उसके अंदर हमने एक ऐसा मेटेरियल यूज कर दिया हाई कोरेसिविटी, तो फोन आए तो भी बजता रहेगा, फोन कटने के बाद भी रिंग बजती रहेगी, तो फिर उसका क्या फायदा होगा, समझ गए। सेम ऐसे फैन के अंदर है, फैन के अंदर भी ये मैग्नेटिक सिस्टम से काम करता है, तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है।
तो ये सभी सिस्टम ध्यान रखना, मैंने आपको इतने एग्जांपल दे दिए हैं, कोरोसिविटी पे डिपेंड करती है सभी चीजें। तो अगर हाई कोरोसिविटी होता है तो वो परमानेंट बनता है, लो कोरोसिविटी होता है वो तो टेम्परेरी बनता है। बाकी आप कोई भी कुछ कर सकते हो। इस प्रॉपर्टी का मेन ध्यान रखना, इस प्रॉपर्टी का, हाई कोरोसिविटी का, लो कोरोसिविटी का कहां यूज होती है। क्लियर हो गया। अब हम कंपेयर करते हैं स्टील को और आयरन को एक बार लास्ट टू, क्योंकि हो सकता है मेरे को पूछना आपसे स्टील और आयरन का कि क्यों स्टील यूज नहीं कर सकते, क्यों आयरन यूज नहीं कर सकते, कहां इसका यूज करते हैं, वो देखिए बात। कंपैरिजन ऑफ स्टील एंड आयरन। स्टील एंड आयरन यूजिंग हिस्टेरेसिस कर्व। हिस्टेरेसिस कर्व देखो, इधर क्या था BI, इधर क्या था H, इधर इसका नेगेटिव प्रोसेस। तो एक का ग्राफ तो बनेगा इस तरह से, इसमें इनिशियल प्रोसेस को छोड़ के फाइनल प्रोसेस का बना देता है में। ठीक है, तो एक इसमें से कर्व जो बना वो तो है स्टील का, ये जो है ना ये स्टील का बनेगा, और ये जो बनेगा ग्रीन वाला ये बनेगा स्टील से। मतलब वो एक सोलिनोइड था, उस सोलिनोइड में अगर स्टील की रोड अगर रख देते हैं, स्टील की रोड, तो हिस्टेरेसिस का इस तरह से लूप बनेगा, ये वाला लूप बनेगा। और उस सोलिनोइड में दोनों स्टील कर दिया, ये आयरन है बेटा, ये आयरन है, आयरन। तो स्टील का यूज करेंगे तो ये बनेगा ब्लैक वाला, और ग्रीन वाला जो बनेगा वो आयरन के अगर रोड रखते तो बनता है। अब क्या डिफरेंस आप खुद बता सकते हो, यहां देख लो ध्यान से। ये जो कहलाती है ये वाली लाइन, ये कहलाती है रिटेंटिविटी, ये कहलाती है रिटेंटिविटी। तो ओ इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं डी। तो अब बताओ इसमें से रिटेंटिविटी किसकी ज्यादा है? रिटेंटिविटी ज्यादा है किसकी है? आयरन की। तो आयरन है मोर रिटेंटिविटी कंपेयर टू स्टील, स्टील की रिटेंटिविटी कम है। आयरन हैव मोर रिटेंटिविटी किसके? देन स्टील। तो क्वेश्चन पहला ये बना, आयरन की रिटेंटिविटी ज्यादा है तो आयरन ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो फिर आयरन को यूज क्यों नहीं करते परमानेंट के लिए? मैं उल्टा सीधा सारे क्वेश्चन बताना जो बनते हैं कि आयरन की रिटेंटिविटी ज्यादा है स्टील से, फिर भी स्टील को यूज करते हैं परमानेंट के लिए, आयरन को यूज क्यों नहीं करते हैं? तो इसके पीछे रीजन बताओगे। दूसरा पॉइंट देखो ध्यान से, ये पॉइंट हो गया मान लो सी, और ये पॉइंट हो गया मान लो डी। ये क्या कहलाती है? कोरोसिविटी। तो कोरोसिविटी किसकी ज्यादा है? ग्रीन वाले की, ब्लैक वाले की? ब्लैक वाले की, मींस स्टील की। तो कोरोसिविटी ज्यादा किसकी? स्टील की। और मैंने आपको क्या बताया कि परमानेंट के लिए ज्यादा मायने जो रखता है ना वो कोरोसिविटी रखता है बजाय रिटेंटिविटी के। बट यहां लिख दोगे आप, बट स्टील हैज more corrosivity than किसके बेटा? स्टील, उसके आयरन के। स्टील की कोरोसिविटी ज्यादा है आयरन से, सो
स्टील इज प्रीफर टू मेक परमानेंट मैग्नेट। इसलिए स्टील को प्रीफर किया जाता है परमानेंट मैग्नेट के लिए, क्योंकि स्टील की कोरोसिविटी ज्यादा है। यानी ये इसकी छोटी सी जो प्रॉपर्टी उसकी कमी है ना, कमी ड्रॉबैक थोड़ी सी कम है उससे, वो ड्रॉबैक छिप जाएगी, नहीं मायने रखती इतनी जितनी मायने कौन रखती है, कोरोसिविटी मायने रखती है। क्योंकि आयरन को छोड़ दे तो बाकी सबसे ज्यादा ही होती है स्टील की रिटेंटिविटी। तो आयरन इज द बेस्ट रिटेंटिविटी की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज करते हैं आयरन क्योंकि उसकी रिटेंटिविटी ज्यादा, और स्टील को यूज करते हैं एज ए परमानेंट क्योंकि उसकी कोरोसिविटी ज्यादा। ठीक है। और दूसरा एक बात और भी क्वेश्चन बनता है, क्या स्टील का, देखो स्टील का जो लूप है वो ज्यादा बड़ा है, मतलब एरिया ऑफ द स्टील बीएस का जो स्टील का है वो ज्यादा है, और जितना ज्यादा एरिया होता है उतना ज्यादा एनर्जी लॉस होती है। क्वेश्चन ये आ जाए कि भाई हिस्टेरेसिस जो एरिया है, बी एरिया ऑफ द बीएच लूप फॉर स्टील इज ग्रेटर। क्वेश्चन ये है, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ BH loop of steel is greater than, आंसर वही है सेम, is greater than किसके बेटा, आयरन के। ठीक है। और एरिया ऑफ BH loop अगर ज्यादा होता है तो एनर्जी लॉस भी ज्यादा होती है, ये भी कह सकते हैं इसमें हम। energy loss is more in steel. Why steel is used? Why steel is used to make permanent magnet? फिर भी स्टील को क्यों प्रीफर करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए? एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा होने से एनर्जी लॉस भी ज्यादा होगी, फिर भी इसमें स्टील में, फिर भी स्टील को क्यों प्रीफर करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए कंपेयर टू आयरन के? तो आप क्या आंसर लिखोगे? आंसर ये रहा, ये स्टील हैज मोर कोरोसिविटी देन आयरन। लिख दो इसके नीचे, बिकॉज स्टील हैज मोर कोरोसिविटी कंपेयर टू आयरन, इसलिए हम इसको प्रीफर करते हैं, बिकॉज स्टील हैज, पढ़ ली स्टील के चक्कर है, स्टील हैज मोर कोरोसिविटी, बिकॉज स्टील की कोरोसिविटी ज्यादा है देन आयरन। ये था भाई कंप्लीट चैप्टर आपका मैग्नेटिज्म का, आपका मैग्नेटिक फील्ड का। एनीवन किसी को डाउट हो तो मेरे से पूछे बाद में, तो मेरे साथ से मैंने कंप्लीट इसको कर दिया बेटा। आप इसको अच्छे से देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से।